चलिए शुरू करते हैं सेकंड वीडियो पार्ट 2। और सेकंड वीडियो में हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47। रासायनिक बंध की वीबीटी प्रारंभिक रूप से दी थी, किसने दी थी? जो रासायनिक बंध की वीबीटी प्रारंभिक रूप से किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में है 47, और इसे दिया था किसने? हिटलर और लंदन। क्वेश्चन नंबर 47, मुक्त घूर्णन संभव किसमें? सिग्मा बंध में, पाई बंध में, इनमें से कोई नहीं। द्विबंध बंध में तो सिग्मा बंध में होगा केवल। एक संयोजी बंध की शक्ति निर्भर करती है, तो जो संयोजी बंध की शक्ति निर्भर करती है वो कक्षों के अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करती है। रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। कार्बन परमाणु में sp3 संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। एक अणु अथवा आयन स्थायी होगा यदि Nb इक्वल टू Na, Nb लेस देन इक्वल टू Na, Na माइनस Nb इक्वल टू पॉजिटिव, और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इनमें से हमारे पास में कोई नहीं है, ये भी रिपीटेशन में है। इसमें ऑप्शन 2 है हमारा। उपयोगिता का कम आकलन, जब एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के मध्य बनता है तो तंत्र की स्थितिक ऊर्जा घटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में बात करेंगे। दो कक्षकों के मध्य अक्षीय अतिव्यापन बनता है कब? अब अगर अक्षीय अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध में होगा, और पार्श्व अतिव्यापन होगा तो पाई बंध में होगा। कौन सा आणविक कक्षक ऊर्जा में अधिकतम होता है? तो सिग्मा स्टार होता है। कार्बोकेटायन में कार्बन परमाणु होता है sp2 में, संकरित है sp2 में। ठीक है, और इसमें हमारे पास में हो जाएगा, जब एक s कक्षक तथा दो p कक्षक संकरित होते हैं तो प्राप्त होता है हमें 3 नए कक्षक जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। LCAO विधि से प्राप्त आणविक कक्षक पालन नहीं करते हैं, बियर के नियम का पालन नहीं करते हैं। देखिएगा आपने ये भी देखा है कई बार, ये हमारे पास में रिपीटेशन हो गया है। केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए बंध में S तथा P लक्षण बराबर है किसमें? CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। ब्यूटीन 2 में उपस्थित बंधों की संख्या है। अब ब्यूटीन 2 का हमसे फिर पूछ लिया गया है, तो ये हमारे पास में होता है कितना? 11 पाई तथा 1 पाई। C2H5 में उपस्थित बंध है, केवल संयोजी बंध होंगे। ठीक है, 62 में बात करेंगे। सबसे अधिकतम कोटि है, अधिकतम बंद कोटि है, ये हमारे पास में क्या पूछ लिया गया हमसे? बंद कोटि 62 में। तो सबसे बंद कोटि होगी किसमें? O2 प्लस में। SO3 अणु में S परमाणु है। अब S परमाणु कौन सा संकरित है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो S परमाणु sp2 संकरित है। एक अणु में बंधन की कोटि Na माइनस Nb/2। रेखीय अणु में बंध अक्ष के प्रति सापेक्ष जड़त्व गुण होता है, तो ये हमारे पास में होता है 0। एक अणु की मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में। तो ये किससे संबंधित होती है? कक्षक के आकार से होती है। और आणविक कक्षक स्तरों का उपयुक्त क्रम है, तो ये उपयुक्त क्रम हमारे पास में होता है ई ग्रेटर देन ईवी ग्रेटर देन ई। एसपी कक्षक कक्षकों को तरंग फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर 68 की हम बात करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास में ऑप्शन सी एकदम सही है, ए बी और बी बी। 69 में हम बात करेंगे प्रति आबंधन आणविक कक्षकों को तरंग फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो तरंग फलन द्वारा प्रदर्शित करने पे साइन ए माइनस साइन बी हमारा आ जाएगा। एक त्रिज्य तथा एक कोणीय और कोणीय नाडो का कक्षक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 47। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, मैं क्वेश्चन को अलग से आपके लिए एक बार रिपीट इसे कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है वो हमारे पास में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास में यही है, एक त्रिज्य तथा एक कोणीय नोडों का कक्षक है। ठीक है, सेम, चलिए पहचान पड़ रही है, सही है। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70 है, तो 70 वाले में हमारे पास में ऑप्शन सी सही है, 3p। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होने वाला क्वांटम नंबर है, तो नहीं होने वाला क्वांटम नंबर है हमारे पास में s। यदि इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन सही है तो संभवतः संभावना घनत्व है। संभावना घनत्व हमारे पास में क्या है? इसमें सी है, साइन स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन में है, याद रखिएगा। O2 प्लस का आबंध कोटि का मान होता है, कितना होता है? 2.5, 2.0, 1.5, 3.0, तो 2.5 होना चाहिए मेरे विचार से। तो 73 वाले में हमारे पास में ए ही है। 74 वाले में He2 अणु नहीं बनता है, क्योंकि He2 अणु नहीं बनता है क्योंकि Na ग्रेटर देन इक्वल टू Nb। जब दो परमाणुओं के बीच एक रासायनिक बंध बनता है तो निकाय की ऊर्जा घटती है। LCO विधि, ठीक है, ये सभी का पालन करती है। इथाइलिन अणु में, अब इथाइलिन अणु में हमसे बंध पूछ लिए गए हैं। इथाइलिन अणु हमारे पास में क्या होता है? ठीक है, इथाइलिन, ठीक है, बाद में क्या है हमारे पास में? ये इथाइलिन है, तो ये हमारे पास में शायद ये वाला होगा क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
या फिर ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो एथाइन होता है, ठीक है, एथाइलिन, एथिलीन, इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें हमारे पास में ऑप्शन सी सही आ रहा है इसका, ठीक है। 1 2 3, तो ये वाला होगा भाई मेरे, ठीक है, एथाइन नहीं है, ठीक है, एथाइन, ये वाला सही है हमारा। 78 में हमसे पूछा गया कि परचक्रण कोणीय संवेग के लिए व्यंजक होता है। अब इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन सी सही है, h/2 इन रूट s ब्रैकेट में s+1। 79 की हम बात करेंगे। अणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के संकलन आबंधन क्रमांक बढ़ता है वह हमारे पास में है। 79 वाले में हमारे पास में डी आ जाएगा। एक अणु अथवा आयन अस्थायी होगा यदि, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 80 है, जब ये सभी होंगे। एक कण एक आयामी बॉक्स में है जिसके अंदर जिसके अंतर विभव शून्य तथा बाहर अपरिमित है, इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर विभव n=0, n= क्वांटम संख्या की संगत ऊर्जा अवस्था अनुमत नहीं है, क्योंकि नहीं है, संपूर्ण ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है, नहीं हो सकता, संवेग शून्य हो जाता नहीं, तरंग फलन सभी स्थानों पर शून्य हो जाता है, ये वाला सही है ना। 1s इलेक्ट्रॉन की किसी भी दशा में किसी त्रिज्या पर पाए जाने की प्रायिकता होती है, तो प्रायिकता होती है A0/Z फलन R की 2s के लिए सही अभिव्यक्ति है, तो सही अभिव्यक्ति हमारे पास में है B। एक बार ध्यान से देख लेंगे, Z/2 A0 की पावर 3/2 और 2 - ZR/AO की पावर E की पावर -ZR/2 A0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी परमाणु के S कक्षक हैं। अब S कक्षक के लिए हमारे पास में आ जाएगा कौन से अनाश्रित, इनमें से किसी पे निर्भर ये नहीं करेगा। प्रतिबंधित संक्रमण कौन सा है? अब प्रतिबंधित संक्रमण कौन सा है ये कई बार पूछा जाएगा आपसे। N2π* प्रतिबंधित संक्रमण है, और π2π* संक्रमण को ज्यादा ध्रुवीय विलायक निम्न की तरफ स्थानांतरित करता है। लंबी तरंगदैर्घ्य, छोटी तरंगदैर्घ्य, ए और बी दोनों, तो ये इसमें होगा हमारे पास में लंबी तरंगदैर्घ्य। और N2π* संक्रमण कौन दर्शाता है? एल्किन्स, एल्काइंस, कार्बोनिल या फिर ये सभी, तो इसे जो दर्शाते हैं वे कार्बोनिल दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 88, 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होगा, तो कक्षीय कोणीय संवेग हमारे पास में होगा 0। 89 वाले में हमारे पास में बंध अक्ष के परितः मुक्त घूर्णन संभव है जब बंद कोण होगा कैसा? सिग्मा बंद। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा इसे। एक सहसंयोजी बंध की शक्ति निर्भर करती है किस पे? कक्षकों के अतिव्यापन की मात्रा पर और सिग्मा बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन पर, न तो ए और न बी, दोनों ए और बी। तो 90 वाले क्वेश्चन में हमारे पास में ये है, कक्षकों के अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करती है। कार्बन परमाणु में sp संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में 90 वाला है, तो इसमें हमारे पास में कितने होंगे? 2 होंगे। VBT है आयनिक संरचनाओं के महत्व का कम आकलन। जब एक अणु स्थायी होगा तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। 93 वाले में, सॉरी 93 वाले में हमारे पास में कोई भी अणु अथवा आयन स्थायी होगा। अरे ये नहीं भाई, ये आएगा Nb - Na = पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 93 वाले में, ये आ जाएगा। दो कक्षकों के बीच अक्षीय अतिव्यापन है, अक्षीय अतिव्यापन है तो सिग्मा बंध, और पार्श्व है तो बंध। जब एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच बनता है तो तंत्र की स्थितिक ऊर्जा घटती है। मोटी आयनिक ऊर्जाओं के महत्व का ज्यादा आकलन नहीं, ज्यादा नहीं, सुनिए, सहसंयोजी संरचनाओं के महत्व का कम आकलन करता है, आयनिक संरचनाओं के महत्व का ज्यादा आकलन करता है, ठीक है। दोनों आयनिक व सहसंयोजी बराबर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 96 वाले में हमारे पास में जो ऑप्शन है वो बी ही है, ठीक है, मगर यहाँ लिखा हुआ है हमसे क्या? आयनिक संरचनाओं के महत्व का ज्यादा आकलन करता है। चलिए, ज्यादा भी कमी तो कैसा भी नहीं करता है, ऑप्शन बी ही सही रहेगा इसमें, क्योंकि एमओटी जो करता है वो केवल अणुओं की संरचनाओं को सबसे ज्यादा महत्व देता है। कौन सा आणविक कक्षक ऊर्जा में अधिकतम है? तो सिग्मा स्टार। CCl4 अणु में संकरण है, CCl4 में sp3 संकरण है। जब एक s तथा 2 p कक्षक होते हैं तो 120 डिग्री, ऑप्शन बी सही है। LaCO उपयुक्त सभी का पालन करती है। S तथा P लक्षण बराबर है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में H3O+ में बंध है, केवल आयनिक, केवल सहसंयोजी। अब केवल सहसंयोजी बंध ही इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 102 में हमारे पास में ये कह रहा है कि सहसंयोजी और समन्वय, ठीक है, H3O+ बना हुआ है उसमें, समन्वय या फिर उपसहसंयोजी। अधिकतम बंध क्षमता है किसकी? O2+ की है। इनमें से एक बंध में बंध कोटि
के द्वारा दी जाती है NB माइनस Na/2, तो 104 वाले में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 में, 105 वाले में हमारे पास में ऑप्शन सी आ जाएगा। 106 में चलेंगे। 106 में हमारे पास में Na इक्वल टू 2D, क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। LCA विधि में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयोग करने वाले कक्षों की समिति समान होनी चाहिए, ठीक है, या फिर परिणामी कक्षकों की ऊर्जा अपन से ज्यादा होनी चाहिए। सी, ए और बी दोनों सही है। एक बक्से में कण की ऊर्जा होती है, क्वेश्चन नंबर 108, तो होती है हमारे पास में ए, और En इक्वल टू n²h² 8ma²। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारे पास में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास में रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, और ये चैप्टर भी हमारा काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, और इसमें से भी हमारे पास में कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लगभग 40 क्वेश्चन इसमें से पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, निम्न में से कौन माइक्रोवेव सक्रिय है? H2Cl2 H2O। अब हमें ऑप्शन मिले हुए हैं इसमें, HCl और H2O, पहले ऑप्शन सही है। घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम है। अब चयन नियम क्या है हमारे पास में? डेल्टा जी इक्वल टू होता है +-1 के। घूर्णन स्थिरांक बी के लिए सही व्यंजक है, तो सही व्यंजक हमारे पास में सी है, H/8π²IC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4, और दृढ़ रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा ER होती है, किसके इक्वल होती है? तो सभी के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सरल रेखीय, अब देखिएगा इनका ध्यान करते हुए चलिएगा, मैं लगा देता हूँ ये सभी, मगर आप इन्हें ध्यान करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये कभी कभी इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, और जब एक ऑप्शन दिया हुआ होगा तब आपको अलग से इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर अलग से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, एक सरल रेखीय आवर्ती दोलक की ऊर्जा क्या होगी यदि ये हमारे पास में है, इसमें कंपनीय क्वांटम संख्या 0 हो, तो इसके लिए हमारे पास में जो ऑप्शन बी है 1/2 h/nu, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब हमारे पास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन घूर्णन स्पेक्ट्रम देता है? तो जो घूर्णन स्पेक्ट्रम देता है वो हमारे पास में है डी, HCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 7, विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम है। अब चयन नियम किसके इक्वल होता है? J इक्वल टू +-1 के। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में इसमें सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8, दृढ़ रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा ER होती है, किसके इक्वल होती है ये हमारी? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे से पूछ लिया गया है कि दृढ़ रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा ER होती है, किसके इक्वल होती है? ये जितने भी ऑप्शन हमें इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे सही हैं, तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अब हम बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, बल नियतांक की इकाई है। अब बल नियतांक की जो इकाई होती है वो होती है डाइन/सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जितने भी कथन हमें इसमें दिए हुए हैं, विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम केवल ध्रुवीय अणुओं द्वारा दिए जाते हैं, सही है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता विभिन्न ऊर्जा स्तरों की आबादी पर निर्भर करती है, ये भी सही है। और समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देते, ये भी सही है। और लास्ट में हमारे पास में डी, सारे के सारे, इसका मतलब ये सारे के सारे ही हमारे पास में क्या है? सही है, ठीक है। जब सारे के सारे ही हमारे पास में सही है तो हमें क्या काम करना चाहिएगा? इसमें डी ऑप्शन पर ही निशान लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। घूर्णनी ऊर्जा स्पेक्ट्रम की अब स्पष्टता होती है J+1, J+1, J+2 और 2J+1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास में डी आ जाएगा 2J+1, ठीक है। तो इसकी जो स्पष्टता होगी वो कितनी होगी? 2J+1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12, M1 में M2 द्रव्यमान के 2 परमाणु का अपचयित द्रव्यमान म्यू होता है। अब म्यू किसके इक्वल होता है? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 के। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में ए ही सही है। सही कथन चुनिए, शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम दूरवृत्त
शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, अवरक्त, और एनएमआर स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 वाले में ए ही हमारे पास में सही है, शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम, दूर अवरक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास में क्या है, एचएफ के शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम से निम्न सूचना प्राप्त की जा सकती है। कौन सी सूचना प्राप्त कर सकते हैं हम? बल नियतांक, प्रोटॉन चक्रण, हाइड्रोजन दूरी, हाइड्रोजन बंध, या फिर अंतराण्विक दूरी। तो अंतराण्विक दूरी से हम ज्ञात कर सकते हैं किससे? एचएफ के शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम से। ठीक है, एचएफ के शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम से हम ये वाली डिस्टेंस इसमें कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, एक द्विपारमाणविक अणु के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित रेखाएं परिलक्षित होती हैं। ये हमें दिया हुआ है। इस अणु का ध्रुवण स्थिरांक बी हमारे पास में है। क्या है हमारे पास में? 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो ऑप्शन हमारे पास में है, इसका ऑप्शन डी ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, H2O अणु की स्वतंत्रता की कोटि होती है। देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, H2O अणु की स्वतंत्रता की कोटि, ये कभी कभी एग्जाम में वैसे भी पूछे जाते हैं। तो इसमें कितनी होती है? 3। एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु जिसका 300 डिग्री केल्विन पर ध्रुवण नियतांक 1.566 सेंटीमीटर इनवर्स है का जे मैक्स क्या होगा? तो जे मैक्स होगा 8। निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवण स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है? तो ध्रुवण स्पेक्ट्रम जो प्रदर्शित करेगा वो इनमें से कोई भी नहीं है। विषम द्विपरमाणु अणु के अंतराण्विक दूरी निर्धारित की जाती है। तो किस पे निर्धारित की जाती है? ध्रुवण स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। एक अणु की कंपन आवर्ती समानुपाती होती है। तो जो आवर्ती समानुपाती होती है वो किसकी होती है? बल नियतांक के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। एक अणु की कंपन आवर्ती उत्तेजित अवस्था में मूल अवस्था से कैसी होती है? ये होती है हमारे पास में बराबर। 22 की हम बात करेंगे। तो एक द्विपरमाणु अणु के शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम चयन नियम है के लिए चयन नियम है। तो चयन नियम क्या होता है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो चयन नियम इसके लिए होगा J=0 और या फिर ±2। निम्न में से कौन सा अध्रुवी अणु है? अब ध्रुवी तो सारे ही होंगे, मगर अध्रुवी हमारे पास में कौन है? CH4। क्वेश्चन नंबर 23 वाले में इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में कौन सा अध्रुवी, ध्रुवी और अध्रुवी CH4 ही आएगा। ठीक है, CH4 नहीं है, CH4 ही आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास में है, दृढ़ रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा ER होती है। ये क्वेश्चन का रिपीटेशन दिया हुआ है। ER=h²/8π² और J+1 जूल। 25 की बात करेंगे। CO अणु के ध्रुवण स्पेक्ट्रम में प्रथम ध्रुवण रेखा J=0 एरो J=1 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इसके संगत जड़त्व आघूर्ण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 वाले में 25 में हमारे पास में क्या है? डी है। 26 की बात करेंगे। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा की PQR शाखाओं के समकक्ष J का मान होगा। अब J का मान कितना होगा हमारे पास में? A होगा -2 0 +2। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन हमारे पास में एक द्विपरमाणिक अणु AB में J=0 से J=1 अवस्था में घूर्णन संक्रमण की ऊर्जा 3.9 सेंटीमीटर है। J=3 से J=4 अवस्था के लिए घूर्णन संक्रमण ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा होगी 7.8 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, विषम द्विपरमाणु अणु की अंतराण्विक दूरी निर्धारित की जाती है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक द्विपरमाणु अणु की अपचयित संहति को यदि उसके बल नियतांक को बिना परिवर्तित किए 2 गुना कर दिया जाए तो अणु की कंपनिक आवृत्ति होगी। कणों की कंपनिक आवृत्ति हो जाएगी मूल आवृत्ति की 1/√2। शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम है। क्वेश्चन नंबर 30 वाले में डी है, इनमें से कोई भी नहीं है। CO अणु जो कि C12O16 समस्थानिक सम्मिश्रण रखता है का जड़त्व आघूर्ण होगा यदि RCO = 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 1.46 × 10⁻39। निम्न में से कौन सा अणु शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है? अब इनमें से जो सबसे प्रदर्शित करता है वो HCl ही है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अब असत्य कथन छाटा है हमें 33 वाले में। तो बी को देखिए,
समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु द्रव्यमान गुणक देते हैं। अपचयित द्रव्यमान है, अपचयित द्रव्यमान कितना होता है 34 क्वेश्चन वाले में m1 + m2 अपॉन m1 × m2। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जानी जाती है, किस रूप में जानी जाएगी, ये जानी जाएगी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में। J = 0 ध्रुवण ऊर्जा स्तर के लिए डिजेनरेसी क्या होगी, डिजेनरेसी, ठीक है, सॉरी, डिजेनरेसी क्या होगी। तो 36 वाले में हमारे पास में ए आ जाएगा, इसमें 1 होगी। 16.5 × 10⁻⁻40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के जड़त्व आघूर्ण रखने वाले द्विपरमाणु अणु द्वारा प्रदर्शित घूर्णन रेखा की आवर्ती क्या होगी, जबकि उत्तेजित अणु क्वांटम अवस्था J = 2 में है। ये हमारे पास में 30 में, इसमें हमारे पास में जाएगा 2.036 × 10⁻11 सेकंड इनवर्स। घूर्णन स्थिरांक B दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, h/8π² IC सेंटीमीटर इनवर्स द्वारा। 39 में एक द्विपरमाणु दृढ़ अणु के लिए ध्रुवण संक्रमण के लिए चयन नियम है। तो 39 वाले में हमारे पास में ये आ जाएगा J = +/- क्वेश्चन का रिपीटेशन है, इंपोर्टेंट। निम्न में से कौन सा अणु माइक्रोवेव के साथ अवरक्त सक्रिय भी है, तो CH2 ऐसा होता है। बल स्थिरांक की इकाई होती है डाइन/सेंटीमीटर, जूल/सेंटीमीटर, डाइन/सेंटीमीटर, तो डाइन/सेंटीमीटर होगी। 41 वाले में हमारे पास में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए ये चैप्टर हमारा फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं अब हम। और जो हमारे पास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है कौन सा, 41, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है 6 यूनिट 3 से है, और ये हमारे पास में है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 6, और यूनिट नंबर हमारे पास में कौन सा है, यूनिट नंबर हमारे पास में है 3। चलिए कवर करते हैं इस वाले चैप्टर को भी। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हमारे पास में है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सही क्रम को चुनिए। तो इसका जो सबसे सही क्रम होगा वो होगा स्रोत, संसूचक, प्रवर्धक और रिपोर्टर। चलिए बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित खींचिए। अब आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार खुद सोच कर देखिएगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सोचिए 1 मिनट के लिए, आपको पता चल जाएगा इनमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर सही है वो हमारे पास में आंसर बी है, B > C > B > A। ठीक है, फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। IR में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले संसूचक है। तो संसूचक हमारे पास में होते हैं वोल्टमीटर, ये हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। अणु में निम्न में से किस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक ऊर्जा अवशोषण की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए गए समय के दौरान नाभिक की चाल नगण्य होती है, और यह कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रैंक और कंडन सिद्धांत। ओजोन किस हानिकारक विकिरण को रोकता है। तो पराबैंगनी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले में हमारे पास में ये सही है। गलत मिलान को चुनिए। तो गलत मिलान हमारे पास में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा संक्रमण सबसे उच्च ऊर्जा का संक्रमण है। तो सबसे उच्च ऊर्जा का संक्रमण हमारे पास में σ2 सिग्मा स्टार है। यूवी दृश्य स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, बियर लैम्बर्ट रूल पे। एन से सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। अब एन से संक्रमण ये होता है हमारे पास में मिथाइल क्लोराइड में। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूवी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी है।
किस पे है ये हमारे पास में? अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। एक संक्रमण की तरंग संख्या 2000 सेंटीमीटर इनवर्स है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में यह आएगा? यह आएगा हमारे पास में अवरक्त लाल। 13 में बात करेंगे हम एक द्विव परमाणु अणु की कंपन स्ट्रेचिंग आवर्ती निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? दोनों पे निर्भर करेगी, फर्स्ट वाले पे भी और दूसरे वाले पे। ठीक है, एक द्विव परमाणु अणु की कंपन आवृत्ति को निकालने के लिए व्यंजक होगा हमारे पास में v इक्वल टू 1/2 पाई c इन ब्रैकेट k अपॉन u। एक द्विव परमाणु के SHO की कंपन आवृत्ति न्यू शून्य बिंदु ऊर्जा पर होगी, तो शून्य बिंदु ऊर्जा पर होगी 1/2 h न्यू। रिपीटेशन है क्वेश्चन का, इंपोर्टेंट है, रिपीटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हमारे पास में 16 है। तरंग संख्याएं प्रदर्शित की जाती है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ सेल प्राय बनता है, किससे बनता है भैया? हमारे पास में बनता है क्वार्टर से। रमन कंपन संक्रमण में निम्न शाखाएं उपस्थित हैं, कौन कौन सी शाखाएं उपस्थित होती हैं? पी, क्यू और आर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रम में संक्रमण होने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ठीक है, तो कौन कौन सी शर्तें हमारे पास में? एक तो है अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तन और विकिरण का तरंग दैर्ध्य से सही मिला, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। 20 की बात करेंगे, लैम्बडा मैक्स का अधिकतम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन कहलाता है, तो ये हमारे पास में क्या लाएगा? लाल विस्थापन। ये मैंने पहले भी पढ़ा था, क्वेश्चन का रिपीटेशन आया हुआ है, इंपोर्टेंट है। आई के सुदूर अवरक्त स्पेक्ट्रम में समान दूरी की रेखाओं की एक श्रृंखला डेल्टा वी बार इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स के साथ है। अंतरा आणविक दूरी क्या होगी? तो अंतर आणविक दूरी हमारे पास में कितनी होगी? 1.62 एंगस्ट्रॉम। CO2 में कंपन मोडों की कुल संख्या है, तो कंपन मोडों की कुल संख्या है 4। अंगुली छाप क्षेत्र में, अब अंगुली छाप मतलब फिंगरप्रिंट है हमारे पास में, और इसमें हमसे पूछा हुआ है कि क्षेत्र है कितना होता है? ये हमारे पास में होता है 500 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, तो 24 वाले में हमारे पास में जो ऑप्शन बी है एकदम सही है, दूसरा की सेंटीमीटर में गणना कीजिए। चलिए बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 25 की। परिघटना जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में परिलक्षित होती है, ठीक है, तो परिलक्षित होती है, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में हमारे पास में कौन सा है? सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास में है, कंपन स्पेक्ट्रम में v इक्वल टू 0 एरो v इक्वल टू 1 संक्रमण देता है। क्या देता है? ये हमारे पास में देता है मूल बैंड। क्वेश्चन नंबर 27, CO2 के अणु में कितने कंपन स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं? ये क्वेश्चन हमसे रिपीटेशन में है, तो 4 है। आईआर स्पेक्ट्रम में संक्रमण होने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, कौन कौन सी शर्तें भी हमारे पास में? ए और बी दोनों की दोनों ही शर्तें ऐसी हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है इसमें? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में से कौन सा यौगिक आईआर असक्रिय है? ठीक है, आईआर असक्रिय है, तो आईआर असक्रिय हमारे पास में है O2। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्न परिघटना से संबंधित है, किस परिघटना से संबंधित है? प्रकीर्णन से। ठीक है, प्रकीर्णन के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। रमन प्रकीर्णन के लिए आपतित तथा प्रकीर्णित फोटोनों की ऊर्जा होती है, तो ये जो हमारे पास में होती है, ये हमारे पास में बराबर, अधिक और छोटी तीनों ही टाइप की हो जाएगी, है नहीं होगी, दो टाइप की होगी, केवल बी और सी। ठीक है, अधिक और छोटी, बराबर कभी भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 32। एक अणु C3H6O के अवरक्त स्पेक्ट्रम में सार्थक शिखर केवल 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 1020 सेंटीमीटर इनवर्स में परिलक्षित होते हैं, इसकी संरचना होगी, तो इसकी संरचना हमारे पास में होगी सी। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा कारक होता है? ये हमारे पास में होता है डॉपलर विद्युतीकरण। दो आसन स्टोक तथा प्रति स्टोक रेखाओं के बीच पृथक्करण होता है, तो पृथक्करण हमारे पास में होता है। 4b, कौन शून्य द्विध्रुव आघूर्ण रखता है? शून्य द्विध्रुव आघूर्ण रखता है हमारे पास में CO2 रमन स्पेक्ट्रम के मध्य रेखा कहलाती है, ये हमारे पास में कहलाती है रेले रेखा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक है, तो ये हमारे पास में जीवन काल और विस्तीर्णीकरण दोनों के दोनों ही हैं। दो आसन स्टोक तथा प्रतिरक्षक स्टोक के मध्य पृथक्करण है। अब ये देखा क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया 38 वाले का, ठीक है, इसमें 4 भी आ रहा है। निम्न में से कौन सा कंपन मोड CO2 अणु में रमन सक्रिय? ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी, इसका भी रिपीटेशन हो गया है 39 वाले में, तो ये सम होता है सममित खिंचाव।
प्रकीर्णित प्रकाश की आवर्ती आपतित पुंज के समान है, यह परिघटना कहलाती है। परिघटना कहलाती है हमारे पास में प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और रेले प्रकीर्णन, ये दोनों के दोनों ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि रमन प्रकीर्णन में ये बराबर ही नहीं होते हैं, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 41। जब दोलित्र अणु अपने निम्नतम कंपन स्तर पर है तो इसकी ऊर्जा 1/2 के वी नोट के बराबर होती है तथा कहलाती है, क्या कहलाती है? शून्य बिंदु ऊर्जा। 42 की बात करेंगे। सिग्मा टू सिग्मा स्टार विकिरण लैम्डा अव्यवस्थित है, ठीक है, तो ये अव्यवस्थित होता है हमारे पास में यूवी क्षेत्र में। एच न्यू HCl की मूलभूत कंपन आवर्ती 2890 सेंटीमीटर इनवर्स है। इस अणु का बल नियतांक क्या होगा? परमाणविक द्रव्यमान 1H1 इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻27 kg है, और Cl का इतना हमारे पास में है। तो 43 वाले में हमारे पास में ऑप्शन ए ही सही है, 483 न्यूटन पर मीटर। एक प्रतिदस पारे वाष्प की 4358 एंगस्ट्रॉम के रेखा से उत्तेजित किया एक रमन रेखा 4447 एंगस्ट्रॉम पर अवलोकित की गई, अतः रमन विस्थापन सेंटीमीटर इनवर्स में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 है ये हमारे पास में, और 44 वाले में हमारा ये ऑप्शन सही है, 460 सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 45। कौन सा कथन हमारा सही है? तो कथन हमारा सही है, वी बार समानुपाती है किसके? ई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलेंगे। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, किसकी प्रदान करता है? क्रियात्मक समूह के बारे में। IR स्पेक्ट्रम में 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक शक्तिशाली सिग्नल AN की उपस्थिति इंगित करती है, किसे इंगित करती है? कार्बोनिल को, ठीक है, इंगित करती है किसकी? कार्बोनिल की। IR स्पेक्ट्रम में 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक शक्तिशाली सिग्नल AN की उपस्थिति इंगित करता है, कौन करता है भाई? क्वेश्चन नंबर 48 ये हमारे पास में है एल्कोहल की। 49 अनुमानित मूल कंपन आवृत्तियां CO2 CH4 तथा H2O में क्रमशः है, कौन है? 493। यदि न्यू कंपन क्वांटम संख्या तथा न्यू नोट सेंटीमीटर इनवर्स में मूल आवर्ती है तो कंपन ऊर्जा है, तो कंपन ऊर्जा हमारे पास में होगी न्यू प्लस 1/2 H न्यू। एक क्षेत्रीय तीव्र परमाणु अणु में कंपन मोड है, कंपन मोड हमारे पास में है कितना? 3n। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अवरक्त स्पेक्ट्रा इस कारण प्राप्त होता है, किस कारण प्राप्त होता है? कंपन स्तर में परिवर्तन। एंटी स्टॉक रेखाएं उत्पन्न होती हैं जब, कब उत्पन्न होती हैं? ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 53 है। अणु फोटोन की ऊर्जा खोता है। 54 की बात करेंगे। कंपन स्पेक्ट्रम में न्यू इक्वल टू 0 में न्यू इक्वल टू 2 संक्रमण देता है, क्या देगा ये हमारे पास में? ये हमारे पास में देगा प्रथम अधिस्वरक। 55 में बात करेंगे। अरेखित अणु में कंपन स्वतंत्रता की कोटि की संख्या है, तो कितनी है हमारे पास में? 3n-6। 56 CO2 अणु में जो मूलभूत कंपन विधाएं अवरक्त तथा रमन दोनों स्पेक्ट्रम में उपस्थित हैं, इनकी संख्या है, कितनी है इनकी संख्या? 0। सम न्यूक्लिक द्वीप परमाणु अणु के कंपनी के रमन स्पेक्ट्रम के लिए परसनवादी सन्निकटन के अंतर्गत वर्ण नियम है, तो इनके लिए हमारे पास में है डेल्टा V इक्वल टू ±1 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 58। रमन और IR स्पेक्ट्रा हमें बता सकते हैं कि, क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि A और B दोनों के दोनों ही हमारे क्या हैं इसमें सही है। 59। रमन स्पेक्ट्रम में बीच वाली रेखा कहलाती है, और बीच वाली रेखा क्या कहलाएगी? रेले रेखा। 60 क्वेश्चन हमारे पास में कथन है किसी अणु में संयुग्मन बढ़ने से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्बडा मैक्स छोटी तरंगदैर्घ्य की ओर खिसक जाता है, कारण है इसका संयुग्मन बढ़ने से किसी इलेक्ट्रॉन को HOMO और LUCMO में प्रोनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा घटती है। अब निम्न में से हमारा कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन है हमारे पास में 60, और 60 वाले में हमारा जो कथन है वो हमारा क्या है? डी सही है। ए क्या है? गलत है, परंतु आर क्या है? सही है। 61 CO2 के लिए IR स्पेक्ट्रम मोडों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। CH4 तथा SF के लिए निम्न 3 मुख्य जड़त्व आघूर्णों के मध्य संबंध है, तो क्या संबंध होता है इसके लिए हमारे पास में? ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 क्वेश्चन में हमारे पास में ऑप्शन ए सही है, IC इक्वल टू IB इक्वल टू I, सब क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। एक नमूना लैम्बडा इक्वल टू 500 mm के आपतित प्रकाश से उत्तेजित किया जाता है। एक रमन रेखा 500 nm पर मिलती है। रमन विस्थापन की गणना
इसी तो रमन विस्थापन जो होगा वो हमारे पास में होगा D इक्वल टू 454 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण प्रयुक्त होता है, तो प्रयुक्त होता है इसमें बी में और सी में, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है इसका सही है। 55 निम्न में से कौन सा एरे के परमाणुक कंपनों के लिए प्रयुक्त होगा, तो प्रयुक्त जो होगा वो हमारे पास में 3n6 स्वतंत्रता की कोटि होगा। 66 निम्न में से कौन सा अणु 3 कंपन मोड रखता है, तो ये जो रखता है इनमें से हमारे पास में रखता है कौन सा ए बी 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 सी बी, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है इसमें सही है। 66 67 की बात करेंगे, H2O एरे में स्थानांतरीय घूर्णन में कंपन स्वतंत्रता की कोटि की संख्या है, तो इसमें 3 3 3 रहेगी, तीनों के लिए ही हर किसी की 3 आ जाएगी। कंपन आवृत्ति निर्भर करती है, अब कंपन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है एक बार इसे देख लेते हैं, बल नियतांक पर भी, अवच्छेद द्रव्यमान पर भी, ध्रुव पर भी, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है इसमें सही है, हर किसी पर निर्भर करती है। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी सूचना देती है, किसकी सूचना देती है भाई, अंतरनाभिकीय दूरी के बारे में, जड़त्व आघूर्ण, क्रियात्मक समूह, हर किसी के बारे में सूचना देगी। ऑप्शन डी सही है, एल्केन की CH कंपन आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें हमारे पास में होगा बी 3050 सेंटीमीटर। 71 वाले में बात करेंगे, सीओ के नजदीक IR स्पेक्ट्रम के एक तीव्र बैंड 41-44 सेंटीमीटर इनवर्स पर है, सीओ की मौलिक कंपन आवृत्ति क्या होगी, तो मौलिक कंपन आवृत्ति होगी 6.43 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर इनवर्स। IR स्पेक्ट्रम में 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक शक्तिशाली सिग्नल की उपस्थिति इंगित करती है, किस इंगित करती है, करती है एक एल्कोहल की, करता है एक एल्कोहल। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है कि रमन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम है, रमन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम क्या होता है, J इक्वल टू +-2, ठीक है, और 0 भी होता है साथ में, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है इसमें। 74 में रमन स्पेक्ट्रोमीटर आधारित है प्रकाश के अवशोषण पर, प्रकाश के संचरण पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर या प्रकाश के उत्सर्जन पर, तो हमारा सी सही है, प्रकाश के प्रकाश के विकिरण पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 74 सी, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। और क्वेश्चन नंबर 75, रमन शिफ्ट निर्भर करता है, रमन शिफ्ट निर्भर करता है किस पे, आपतित विकिरण पर, ये हमारा गलत था, आपतित विकिरण पर निर्भर करता है। 76, निम्नतर आवर्ती की तरफ चलने वाली रमन रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, स्टोक्स, प्रति स्टोक्स या फिर रेलेन और निम्न में से कोई नहीं, तो ये कहलाती है हमारे पास में स्टोक्स। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राय क्षेत्र में की जाती है, पास अवरोध, दृश्य, पैराबैंगनी या फिर माइक्रोवेव, तो ये की जाती है दृश्य क्षेत्र में। 78 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, रमन शिखर की तीव्रता निर्भर करती है अणुओं की ध्रुवणता पर, सक्रिय समूह की सांद्रता पर, तो ये दोनों पर निर्भर करती है, इसका मतलब हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो इसका क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 79, एक नमूना मरकरी की 4358 एंगस्ट्रॉम रेखा से उत्सर्जित किया जाता है, 44-35 एंगस्ट्रॉम पर एक रमन रेखा परिलक्षित होती है, रमन शिफ्ट सेंटीमीटर इनवर्स में क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास में 79 वाला, तो 399 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। 80 की बात करेंगे, घूर्णीय रमन स्पेक्ट्रम में प्रत्येक घूर्णीय रेखा के बीच दूरी है, तो ये होती है 4b। 41, अवरक्त स्पेक्ट्रम में क्रियात्मक समूह क्षेत्र होता है, क्रियात्मक समूह क्षेत्र के लिए अलग से इन्होंने लाइन हमसे एक पूछ ली है, तो इसमें होता है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अंगुली छाप क्षेत्र होता है, तो ये हमारे पास में कितना होता है 3000 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इसके बीच में ये हमारे पास में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की चलते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में यूनिट 4, और यूनिट 4 हमारे पास में है फोटो केमिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास में क्या है, फोटो केमिस्ट्री। चलिए फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रकाश रसायन का नियम है। अब प्रकाश रसायन का नियम किसने दिया था, प्रकाश रसायन का नियम दिया था इन सभी ने मिलकर, इसमें 1 2 3 4 इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, तो मिलके दिया था, सभी ने मिलके दिए हैं, सॉरी मिलके दिए। क्वेश्चन नंबर 2,
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? ये निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर। उत्तेजित ट्रिपलेट अवस्था है। अब उत्तेजित ट्रिपलेट अवस्था होती है किसकी? चुंबक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 4, कौन सा एक विकिरणहीन संकरण नहीं है? तो संकरण नहीं है, प्रतिदीप्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 5, एक अणु द्वारा प्रतिदीप्ति प्रक्रिया में लिया गया समय लगभग है। तो ये हमारे पास में होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वे हैं जो रासायनिक स्पीशीज के साथ मिलने के लिए फोटोन चाहिए। तो 6 वाले में डी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक उदाहरण है। प्रकाश सुग्राही का तापीय अभिक्रिया का तापीय प्रतिस्थापन को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारे पास में प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। एक विलियन की अवशोषणता है जो कि 1 सेंटीमीटर के सेल में 0.25 एम के विलियन में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रकाश पुंज का 90% अवशोषण करती है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा डी। बियर का नियम प्रयुक्त होता है केवल। अब बियर का नियम प्रयुक्त होता है किससे? द्रव्य विलयनों में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, आपतित प्रकाश के बंद करने के बाद भी घटित होने वाला प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 11 में। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता परिभाषित है। तो ये हमारे पास में किसी दिए गए समय अंतराल में अपघटित हुए अणुओं की संख्या का उतने ही समय में अवशोषित क्वांटम के अनुपात से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में जुगनू द्वारा उत्सर्जित प्रकाश उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये हमारे पास में है श्यान दीप्ति का। एक हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है, अणु H अवशोषण, S1 विकिरण, संकरण S0 प्लस H। और 30 वाले क्वेश्चन में प्रयुक्त विक्रिया विधि किसकी है? स्फुट दीप्ति हेतु है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस Br2 2Sbr के लिए क्वांटम लब्धि है। तो क्वांटम लब्धि जो है इसके लिए कितनी है? 0.1। पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन बैंगनी होते हैं। इसके अवशोषण पर सांद्रण के सापेक्ष ग्राफ होगा। तो ग्राफ जो होगा वो हमारा कैसा होगा? रेखीय धनात्मक प्रवणता के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन जाना जाता है किसके नाम से? और ये कथन हमारा जाना जाता है किरचॉफ के नियम से। इंपोर्टेंट है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। माध्यम की अवशोषणता निम्न संबंध द्वारा दी जाती है। कौन से संबंध द्वारा? log T अपॉन log O। ठीक है, तो 16 वाले क्वेश्चन में हमारे पास में बी सही है, log IO अपॉन IT माइनस डेल्टा DI अपॉन DX प्रोपोर्शनल टू I इंटू C। जाना जाता है लैम्बर्ट बियर। अब लैम्बर्ट या बियर में से हमारे पास में कौन सा एक बार देख लेते हैं। तो बियर का ये रूल होता है, ये हमारे पास में सही है। बियर का नियम लागू होता है केवल गैसों पर, द्रव्य विलयनों पर, अर्ध ठोस विलयनों पर या फिर ठोस पर। तो ये लागू होता है द्रव्य विलयनों पर। 20 क्वेश्चन हमारे पास में, एक रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए केवल अवशोषण प्रकाश ही प्रभावी होता है, वह हमारे पास में है ग्रोथस नियम। प्रत्येक परमाणु तथा अणु जो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, विकिरण का एक क्वांटम ही अवशोषित करते हैं। यह है किसका? स्टोक आइंस्टीन का नियम। 22 क्वेश्चन में चलेंगे। 22 क्वेश्चन हमारे पास में है, दक्षता क्वांटम फाई दी जाती है। ए इक्वल टू दिए गए समय में अभिकृत अणुओं की संख्या, दिए गए समय में अवशोषित अणुओं की संख्या, यही सही है। 23 क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न क्वांटम लब्धि प्राप्त होती है। इसका कारण है हमारे पास में क्रियात्मक अणुओं की अक्रियाशील हो जाना। A B C D सारे के सारे हैं, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वह अणु जो अभिकारक अणुओं की सक्रिय करने के लिए ऊर्जा अवशोषण तथा प्रदान करता है क्या कहलाता है? एक प्रकाश सुग्राही। किसी पदार्थ का प्रकाश रासायनिक विखंडन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, तो फोटोलाइसिस। 26, रासायनिक संदीप्ति अभिक्रिया में उत्सर्जित प्रकाश कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। एक आइंस्टीन निम्न द्वारा दिया गया। अब एक आइंस्टीन निम्न द्वारा क्या दिया गया है? वो दिया गया है हमारे पास में इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। स्टोक आइंस्टीन नियम प्रतिबद्धता से लागू होता है। क्या लागू होता है? प्राथमिक प्रक्रम पर एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में तंत्र 2 × 10⁻16 विकिरण के क्वांटा सेकंड अवशोषित करता है तथा इसके 0.002 मोल अभिकृत होने में 1024 सेकंड लगते हैं। इस अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि क्या होगी? तो क्वांटम लब्धि होगी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश रसायन का नियम कौन सा है? प्रकाश रसायन का नियम हमारे पास में है लैम्बर्ट का नियम। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः निर्भर करती है किस पे? घनत्व पे, ताप पर, अंतराणविक टक्करों पर या फिर प्रकाश की तीव्रता पर। तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया की डेल्टा G मान होता है, तो इसके लिए हमेशा इसका मान कैसा होता है? धनात्मक। 33, उत्तेजित सिंगलेट अवस्था है।
इसके लिए लोह चुंबकीय के लिए, तो अनुचुंबकीय के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है इसका सही है। 34 में बात करेंगे कौन विकिरण विहीन संकरण नहीं है, तो विकिरण विहीन जो संकरण नहीं है वो है प्रतिदीप्ति। 35 एक अणु द्वारा प्रतिदीप्ति प्रक्रिया में लिया गया संभवतः समय है 10⁻⁸ सेकंड। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि उच्च दाब पर होती हैं, उच्च ताप पर होती हैं। रासायनिक स्पीशीज के साथ मिलने के लिए फोटोन चाहिए या फिर उच्च वोल्टेज पर होती हैं, तो इन्हें अभिक्रिया के लिए फोटोन की जरूरत होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक उदाहरण है इसका, प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया का। तो 37 वाले में हमारे पास में ये आ जाएगा, क्वेश्चन का रिपीटेशन है तो ये हमारे पास में इंपोर्टेंट है। निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सबसे ज्यादा होती है रेडियो तरंग। बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार अवशोषणकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है किस पर, विलयन के रंग पर। उत्तेजित अणु का उच्च उत्तेजित अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में संक्रमण, विकिरण विहीन संक्रमण या विकिरण संक्रमण, तो ये हमारे पास में कहलाता है विकिरण विहीन संक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 41 है, रासायनिक क्रिया करने वाला अणु पहले क्या होता है, ये हमारे पास में पहले होता है त्वरित उत्तेजित अवस्था, ठीक है, करने से पहले है। निम्न समीकरण द्वारा क्वांटम दक्षता है, ऑप्शन ए ही हमारे पास में क्या है इसमें सही है, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलेंगे। H2Cl2 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता बहुत अधिक है क्योंकि यह है एक प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया, ठीक है। तो 43 वाले में हमारे पास श्रृंखला अभिक्रिया, ये हमारे पास में आ जाएगा कितना 42 में हमारे पास में 43 में हमारे पास में कौन आ जाएगा बी। 44 में बात करेंगे दीप कीटों में चमक एक प्रोटीन ल्यूसीफरक का वायु तथा नमी से मंथर दहन के कारण उत्पन्न होती है, ये घटना को कहते हैं। अब इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं रासायनिक संदीप्ति। 45 में हम बात करेंगे जब H2 और Hg वाष्प का मिश्रण 253.7 nm तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से विकिरणित किया जाता है तो H2 हाइड्रोजन परमाणु में टूट जाता है और Hg कार्य करता है, किसका करता है, प्रकाश सुग्राही के रूप में ये हमें कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन यूरेनाइल सल्फेट की उपस्थिति में होता है, यूरेनाइल आयन कार्य करता है, किसका कार्य करता है, प्रकाश सुग्राही का। 47 में हम बात करेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किस पर मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर। यदि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक तुल्य का नियम का पूर्ण रूपेण पालन हो तो इसकी क्वांटम दक्षता फाई होगी, तो फाई होगी किसके इक्वल, फाई इक्वल टू 1 के। दिए गए एक प्रकाश रासायनिक क्वांटम दक्षता क्या होगी, बहुत अधिक, बहुत कम या फिर शून्य। तो 49 वाले में हमारे पास में ए ही है, बहुत अधिक होगी, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में भी आया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 50, एक रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादित होने के लिए केवल अवशोषण प्रकाश विकिरण ही प्रभावी होता है, यह कथन है लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट बियर या फिर इनमें से कोई हो। तो हमारे पास में होता है ग्रोथस ड्रेपर का नियम। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्वांटम विकिरण के अवशोषण में एक अणु सक्रिय होता है, यह कथन हमारे पास में है, किसका है, स्टोक आइंस्टीन नियम का। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है आइंस्टीन द्वारा। निम्न में से कौन सी धातु मुख्यतः प्रकाश विद्युत सेल में प्रयुक्त होती है, तो प्रकाश विद्युत सेल में होती है सीज़ियम Cs। और जेबेलनोस्की आरेख के अनुसार किसी अवस्था की चक्रण बहुलकता कहलाती है 2s+1। तो 54 वाले में हमारे पास में कितना आ जाएगा, सी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जो उस ताप पर होती हैं या रासायनिक स्पीशीज के लिए केवल फोटोन की जरूरत होती है, इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीटेशन इसका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप कीटों के चमक। अब ये क्वेश्चन भी हमसे रिपीटेशन में अभी हमारे पास में आया था, ये क्वेश्चन हमारे पास में 56 है, तो क्या है हमारे पास में रासायनिक संदीप्ति, ठीक है। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे, आयरन सेकेंड के फिनोप्थलीन कॉम्प्लेक्स का मोलर एक्सटिंक्शन गुणांक 12,000 डायमीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर है। और इसमें हमसे बाद में क्या पूछा गया है, जो कह रहा है कि निम्नतम सांद्रता क्या होगी, तो निम्नतम सांद्रता होगी 10⁻⁻6 m। ये चैप्टर हमारा फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, शायद हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारा शायद लास्ट हो, मैं एक बार देख लेता हूँ लास्ट है या फिर नहीं है, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास में 77 क्वेश्चन है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये लास्ट ही चैप्टर है, ठीक है, ये हमारा कैसा है कि लास्ट ही चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है 5 ग्राम प्रति लीटर जलीय KCl विलयन का क्वथनांक 760 मिलीमीटर पर 100.065 है, इसके वियोजन की मात्रा होगी Kb इक्वल टू 0.59। अब अल्फा की वैल्यू इसने हमसे पूछ लिया, तो अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास में होगी 79.3%, इसमें हमारे पास में ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में H2SO4 के 15% विलयन की मोलरता होगी। अब मोलरता वाले क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका 12th क्लास से रिलेटेड है। 15% विलयन की मोलरता होगी, तो इसमें हमें निकालना होता है, और इसमें हमारे पास में 1.53 m, 0.53, 9.8 m, 15 m, और क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास में है 12 का हमारा आंसर है 1.53 m। नहीं तो इसे आप निकाल भी सकते हैं। निम्न में से कौन सा अनुसंख्या गुण है जो अणुओं की संख्या का गुण होता है? परासरण दाब, वाष्प दाब। तो परासरण दाब होता है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है इनमें 1 2 3, ठीक है, तो ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ 1 2 3 तीनों के तीनों ही सही है, वाष्प दाब को छोड़कर। 180 ग्राम जल में 9 ग्राम ग्लूकोज के विलयन के लिए ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो ये मोल प्रभाज, और ये क्वेश्चन जो है ये आप निकाल कर भी देख सकते हैं। इसमें होता है हमारे पास में 0.0049, 0.1 m NaCl के जलीय विलयन का जमाव बिंदु है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl विल इंक्रीज, जमाव बिंदु और कितना होगा जमाव बिंदु? क्वेश्चन नंबर 5, तो जमाव बिंदु होगा 0 डिग्री से नीचे। निम्न में से कौन सा विलयन निम्नतम जमाव बिंदु पर अवनमन का होगा? तो कौन सा होगा? 0.1 m CaNO3 का होल प्राइस। ग्लूकोज C6H12O6 के 5% विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर होगा, कितना होगा? 6.636 वायु। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलय के। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 9 है। निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह कौन सा है? जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो गुण हमारा कौन सा होगा? घनत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी मोललता। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में मोललता है जो निर्भर नहीं करेगा है। मोलरता, नॉर्मलता या फिर घनत्व, अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उसका जो आयतन होगा वो बढ़ जाएगा, तो निर्भर करेगा, ठीक है। मोललता निर्भर नहीं करेगा क्योंकि भार बटे भार पर निर्भर करेगा, और भार कभी भी उसका चेंज नहीं होगा। जल की मोलरता क्या है? अब जल की मोलरता होती है 45.5 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में ऑप्शन सी सही है। बैकमैन तापमापी मापने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन होता है? तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन के, किसके लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जब नेफ्थोइक अम्ल के 20 ग्राम बेंजीन के 50 ग्राम में विलित होते हैं तो हिमांक बिंदु में अवनमन 2 के परिलक्षित होता है। 1/2 गुणांक आई है 12 में, तो ये है हमारे पास में 1/2 0.5। NaCl एक 1/2 गुणांक होता है, एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर या फिर शून्य, तो ये हमारे पास में होता है एक से ज्यादा। 1 विलियन का परासरण दाब P दिया जाता है। अब P दिया जाता है तो P किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा, -P इक्वल टू W/mV.RT, ये परासरण दाब है। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी होती है, किसके इक्वल होती है? X विलय के। 100 ml जल में 5 ml एसीटोन मिश्रित किया जाता है, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब है। अब जल का वाष्प दाब है तो कितना होगा? शुद्ध जल के लिए वाष्प दाब से कम, शुद्ध जल के वाष्प दाब से कम होगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन क्या है हमारे लिए? इसकी वाष्प दाब नहीं बनेगी। आदर्श विलयन के सही कथन चुनिए। अब आदर्श विलयन का सही कथन हमारे पास में क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, तीनों के तीनों ही क्या है? सही है, ठीक है। मोलरता, मोललता, फॉर्मेलिटी तथा मोल प्रभाज में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं है? फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 का हमारे पास में सी है, मोलरिटी और मोलन, ठीक है। एसीटोन के एक्स मोल के को क्लोरोफॉर्म के 50 ml के साथ मिलाने पर विलयन का कुल आयतन होगा, तो कुल आयतन हमारे पास में कितना होगा? लेस देन 90 ml। निम्न में से कौन अनुसंख्या गुण है? अब अनुसंख्या गुण पूछ रहा हमसे, तो परासरण दाब है। निम्न विलयनों में से कौन अधिकतम क्वथनांक के उन्नयन प्रदर्शित करता है? अब याद रखिएगा, इनमें से सबसे ज्यादा जिसके आयन बन सकते हैं वही प्रदर्शित करेगा, ठीक है, उन्नयन प्रदर्शित करेगा। तो 21 वाले में हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? डी। आयंस देख लेंगे, जिसके आयंस सबसे ज्यादा होंगे वो प्रदर्शित करेगा। चलिए
इसी विलायक के क्वथनांक तथा गलन की ऊष्मा डेल्टा HF के निम्न संबंध से मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात किया गया है 22। तो 22 में हमारा ऑप्शन ए सी है, केफ इक्वल टू होता है mRT/100 डेल्टा HF। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ग्लूकोज के तनु विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक है। अब ये क्वेश्चन हमसे रिपीटेशन में आ रहा है, तो ये हमारा इंपोर्टेंट है। कितना होता है? 1 होता है। एक वैद्युत अनवगट्य का 0.1 मोल 10 ग्राम जल में विलित किया जाता है। इस विलयन की मोललता है, तो इसकी हमारे पास में मोललता है 1.0। विलयन का परासरण दाब बढ़ता है, तो विलयन का परासरण दाब कब बढ़ेगा? जब विलय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी। क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान है, कितना है ये हमारे पास में? द्रव्यमान हमारे पास में है, कितना है हमारे पास में? B 63। समपरासारी विलयन एक नियत ताप पर समान रखते हैं, क्या रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 27, तो ये हमारे पास में रखते हैं मोलर सांद्रता। तो इसमें हमारे पास में मोलर सांद्रता सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 28, अब 28 हमारे पास में क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में क्या पूछा गया है? वह तापमान जिस पर एक द्रव का वाष्प दाब बाह्य वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? गलनांक, क्रांतिक ताप, क्वथनांक। ठीक है, जब किसी का वाष्प दाब बाहर के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। तो 28 वाले में हमारे पास में जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है? बिल्कुल एकदम सही है। तो 29 के क्वेश्चन के पास चलेंगे। 9 क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्वथनांक में उन्नयन विधि द्वारा अणुभार का निर्धारण करने का सही व्यंजक है। ठीक है, अणुभार निर्धारण करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये हमारे पास में जो बी फॉर्मूला है ये हमारा बिल्कुल एकदम सही है। 30 में चलेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली वह है जो प्रवाहित होने देती है केवल विलायक के अणुओं को, ठीक है, और किसी को भी ये प्रवाहित होने नहीं देती है। एक गैस की विलेयता को दाब के साथ संबंधित करने वाला नियम है, किसका नियम है? हेनरी का नियम है। एक विलियन जो कि H2SO4 के 1.724 मोल 2.5 लीटर विलियन में रखता है, इसकी मोलरता क्या होगी? तो इसकी मोलरता हमारे पास में हो जाएगी कितनी? 0.6896। एक आदर्श विलियन के लिए डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा VB इक्वल टू क्या होता है? 0। समपरासारी विलियन रखते हैं, क्या रखते हैं? मोलर सांद्रता समान रखते हैं। समपरासारी विलियन रखते हैं क्या? समान रखते हैं। अब इनमें पूछ लिया कि समान क्या रखते हैं, ठीक है, तो समान रखते हैं क्या? ये मोलर सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से किसमें विलयन का अणुसंख्या गुण नहीं है? अब अणुसंख्या गुण पूछ लिया है, ठीक है, तो ऐसा गुण किसमें नहीं होता है? 35 वाले में ये हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। 36, वास्तव में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? सबसे अधिक जिसके सबसे ज्यादा आयन उसमें सबसे ज्यादा अधिक। इसमें कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, MgSO4। इसमें कितना बनेगा? 1 भी नहीं। इसमें कितना बनेगा? 1 भी नहीं। इसमें सबसे ज्यादा बनेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा 36 वाले में कैसा रहेगा? इसमें सही रहेगा। 37 में चलेंगे अब हम इसमें। तो 37 में हमने पूछा है कि एक विलयन की मोलरता संख्या है किसके? विलय के मोलों की संख्या के प्रति लीटर में, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या विलयन के प्रति लीटर में। किसी पदार्थ के वियोजन की संख्या अल्फा तथा वांट हाफ गुणांक एक दूसरे से संबंधित हैं इस प्रकार, और अल्फा इक्वल टू होता है I-1 n-1। तो 38 वाले क्वेश्चन में हमारे पास में ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। किसी विलयन का अणुसंख्या गुण निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पर, ठीक है, ये विलय के कणों तथा विलय के कणों दोनों की संख्या पर। तो ये जो निर्भर करता है केवल विलय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। रक्त में रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती क्योंकि रक्त है अतिपरासारी, समपरासारी, समान मोलर या फिर अर्ध परासारी। तो ये हमारे पास में होता है समपरासारी, समान परासरण भाव रखता है। एक वास्तविक विलयन वह है जो कि राउट के नियम का पालन करता है, सही है बिल्कुल, ये पहले वाले। 42, निम्न में से कौन सी विधि किसी विलयन की सांद्रण व्यक्त करने में ज्यादा सटीक है? विलयन की सांद्रता या सांद्रण सटीक करने में सटीक है? मोलरता होगी। तो 42 वाले में हमारे पास में इसमें कौन सा है? मोललता, ठीक है, विलयन की सांद्रता, सॉरी मोललता। 43, किसी विलयन के बेंजीन में मोल प्रभाव 0.2 है, तो विलयन की मोललता है। अब विलयन की मोललता कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे पास में ए आ जाएगी। 44 है हमारे पास में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमारे पास में कितना है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसमें हमारे पास में होता है D इक्वल टू एक्स विलय। शुद्ध जल की विलयता हमारे पास में होती है 55.55 m। 93% H2SO4 के 1 लीटर विलियन का घनत्व 1.83 ग्राम ml की मोलरता है। क्वेश्चन नंबर 46, तो ये हमारे पास में होती है 10.428। निम्न में से कौन सा अणुसंख्या गुण मोलरता सांद्रण से जुड़ी हुई है? तो जो जुड़ा हुआ है हमारे पास में परासरण दाब है। 48 क्वेश्चन, कथन सही या गलत विलयन जिसमें विलय विलायक अनुन्य क्रिया विलय विलायक है, विलय विलायक विलायक से कम है,
अनादर्श ऋणात्मक विचलन से कम है। सत्य है, असत्य है, ए और बी दोनों है, निम्न में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में बी है, ये हमारे पास में गलत है। आदर्श विलयन के लिए क्या सत्य है? और डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा जी इक्वल टू 0 और ए और बी दोनों। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सी है हमारे पास में, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों चाहिए। परासरणी गुणांक का मान सदैव होता है 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 वाले में हमारे पास में होता है ऑप्शन नंबर ए, इस हमेशा कम होगा। खून के साथ समपरासारी है। अब खून के साथ समपरासारी हमारे पास में कौन होता है? 0.16 m NaCl। 52 दो द्रव जिनके वाष्प दाब इतने हैं 2:1 के अनुपात में है, 1:2 के मोलर अनुपात में मिलाया जाता है, वाष्प अवस्था में उनके मोलर का वाष्प अवस्था अनुपात क्या होगा? तो अनुपात हमारे पास में होगा 1:1। केबी का मान निर्भर करता है, केबी का मान निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? जब ठोस वह द्रव, वह ताप जिस पर किसी ठोस की पदार्थ की ठोस, कुछ गलत लिख दिया। द टेम्परेचर एट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस बिकम इक्वल इज। जब सॉलिड का और लिक्विड का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? ये हमारे पास में कहलाएगा गलना। बैकमैन तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 इसमें होगा हमारे पास में सी, तापमान में सूक्ष्म परिवर्तनों के लिए। 56 क्वेश्चन, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य AX BY की वियोजन की कोटि अल्फा 1/2 गुणांक I से निम्न प्रकार से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है? I = 1 - अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। 57 पूर्णतः आयनित K4 Fe6 का 1/2 गुणांक है। अब 57 का हमारे पास में कितना है? ए। 58 हमारे पास में है 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलकर बनाए गए विलयन का हिमांक बिंदु ज्ञात कीजिए। के आपका जल के लिए मान 1.86 केजी पर मोल है। तो 58 वाले में हमारे पास में ऑप्शन डी एकदम सही है हमारा। कौन सा विलयन का जोड़ा समपरासारी है? ठीक है, समपरासारी हमसे पूछ लिया गया है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है यही हमारे पास में समपरासारी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, अनुसंख्यक गुण के द्वारा निकाले गए NaCl का अनुभार है। जब अनुसंख्यक गुण के द्वारा हम NaCl का अनुभार निकालेंगे तो हमारे पास में निकल आएगा कितना? 29.25। क्वेश्चन नंबर 61 में 0 डिग्री सेल्सियस पर एक विलयन का परासरण दाब 4 atm है, समान अवस्था में 546 के पर उसका परासरण दाब क्या होगा? तो परासरण दाब हमारे पास में कितना होगा? 0.08। राउल्ट नियम से धनात्मक विलयन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, ये हमारे पास में कितना होगा? ए, किसी भी घटक के क्वथनांक से कम। 63 पहाड़ी की बर्फीली सड़कों पर नमक का छिड़काव करने से बर्फ पिघल जाता है, इसका कारण है। अब इसका कारण हमारे पास में होता है बर्फ के गलनांक का कम होना। ठीक है, जो बर्फ का गलनांक होता है वो कैसे हो जाता है? कम हो जाता है नमक छिड़कने से। ग्लूकोज 1 लीटर पानी में इस सीमा तक मिलाया जाता है कि TF/Kf का मान 1/1000 हो जाता है। ग्लूकोज की मात्रा मिलाई गई है। अब ग्लूकोज की मात्रा पूछ ली गई है हमसे, तो कितनी होगी? 0.18 ग्राम होगी। जब 100 मतलब 100 मिली जल 100 मिली H2SO4 में मिलाया जाता है तो मिश्रण का कुल आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 65, ये हमारे पास में कितना जाएगा? 200 मिलीलीटर से कम। बैकमैन थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। किसे नापते हैं हम? मापते हैं इससे लघु माप अंतर को। 67 निम्न में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुण है? क्वेश्चन नंबर 67 है, तो किसमें होता है? परासरण दाब में होता है। 68 एक आदर्श विलयन के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, रिपीटेशन में है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, समपरासारी विलयन समान रखते हैं किसे? नॉर्मलता को, घनत्व को, मोलर सांद्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 70 28 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के 80% विलयन का परासरण दाब क्या होगा? तो परासरण दाब हमारे पास में होगा 10.98 वायु। ग्लूकोज तथा NaCl के लिए 1/2 गुणांक क्या होंगे? ग्लूकोज और इसके लिए कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 और इसके लिए कितना आ जाएगा? 1। तो 71 वाले क्वेश्चन में हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी 1 और 2। जल के लिए विलीनीकरण कैसे निकालेंगे भैया? ग्लूकोज का कोई आयन नहीं बनेगा तो 1 आ जाएगा। NaCl के 2 आयन बन जाएंगे तो इसके लिए हमारे पास में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है किसमें? Na प्लस में और Cl माइनस में। अब मान लो हमारे पास में कोई अलग एग्जाम्पल होता है BaCl2, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में? Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। इसका मतलब इसके लिए 1/2 गुणांक कितना आएगा? 3। इसके लिए 2। ग्लूकोज का कुछ नहीं होगा तो इसके लिए आ जाएगा 1। अनुसंख्या गुणों का अध्ययन गणना में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसमें ही हमारे पास में ऑप्शन बी सही है, विलय के अनुपात की। गणना में उपयोगी है किसके? विलय के अनुपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH विलयन की नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता हमारे पास में होती है कितनी? N/10।
मोलरता निरूपित की जाती है। मोलरता निरूपित की जाती है किससे? मोल प्रति लीटर से। यदि हम CO2 के 44 ग्राम तथा N2 के 14 ग्राम लें तो मिश्रण में CO2 का मोल प्रभाव क्या होगा? तो मोल प्रभाव होगा 2/3। विलयन का अनुसंख्या गुण निर्भर करता है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार इंपॉर्टेंट हमसे पूछ ले गए हैं। विलय की प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 77 वाले में हमारे पास में केवल सी आ जाएगा इसमें कि विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर। ठीक है, अब इस चैप्टर में से इस बुक में से जितने क्वेश्चन हमारे आने थे वे सारे क्वेश्चन हमारे इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अब इनसे बाहर हमारे पास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे पास में आया हुआ हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी वीडियो को कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।